हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन यूर साइंस गुरुजी। आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सोल्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सभी टॉपिक्स आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले एसिड बेस एंड सोल्ट क्या होते हैं कि केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज ए एसिड्स बेस एंड सोल्ट। कि कोई भी केमिकल कंपाउंड को हम जो क्लासीफाई करते हैं किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एसिड्स के अकॉर्डिंग, बेसिस के अकॉर्डिंग एंड सोल्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हमारे पास है एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि दीज आर दी सब्सटेंसेस विच हैव सोर इन टेस्ट। वो सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं, सोर मीन्स क्या होता है बच्चों, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू दी रेड। जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड सॉल्यूशन के अंदर चेंज करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म ऑफ ए एसिड्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड, जिसको हम कहते हैं एसिडस। एसिडस मीन्स क्या होता है, शोर। तो अभी आपने क्या पढ़ा, एसिड्स के बारे में पढ़ा। दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर चेंज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब यदि बात करें, एसिड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड के अंदर एसिडस कहते हैं। एसिडस का मतलब क्या होता है आपका, शोर। शोर मीन्स होता है खट्टे सब्सटेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। अब जो एसिड है हमारे पास बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड इज ए मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं, जो नेचर के द्वारा मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यदि मिनरल एसिड की बात करें, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन। देखिए अब कि द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच इज ए प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। कि वो एसिड जो कहाँ से आपको प्राप्त हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सच एज ए प्लांट्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा, उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा हमारे पास लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड। एप्पल के अंदर बात करते हैं तो मैलिक एसिड। टैमरिंड के अंदर टार्टैरिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। ऐसे ही रेडांट, बीज, नेटल लीव्स, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मिथेनोइक एसिड। और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास HCOOH। दिस इज़ द मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रेडांट के अंदर, बीज के अंदर और नेटल लीव्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक लास्ट है बच्चों, वो है गुआवा। गुआवा के अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सभी एसिड्स आपने लर्न कर लेने यहाँ पर जो मैंने अभी आपको कराए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास मिनरल एसिड क्या होते हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है मिनरल, जो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। कि मिनरल एसिड आर दी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये मैनमेड होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं उसको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है मिनरल एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये तीनों ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हैं बेसिकली बच्चों, जिसको हम इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड कहते हैं। अब दीज एसिड आर आल्सो कॉल्ड इज ए इनऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड को ही इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होते हैं, मैनमेड होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या रहेगा, HCl, H2SO4, HNO3। अभी आपने ऊपर किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। फिर हमारे पास है वीक एसिड्स, कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है कार्बोनिक एसिड H2CO3। दिस इज ए कार्बोनिक एसिड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एग्जाम्पल आपके पास किसका रहेगा, वीक एसिड का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास
अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों कि द मिनरल एसिड स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर हाईली कोरेसिव। ये काफ़ी कोरेसिव होते हैं। कोज ए स्किन बर्न, क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव टाइप में होते हैं ये जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो स्किन को बर्न कर देते हैं। देयर फॉर दे शुड बी हैंडल विद केयर। तो इसलिए इनको जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं तो आपने भी प्रिपेयर रहना है कि मतलब आपको ध्यान रखना है अपनी स्किन से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक बेसिस क्या होते हैं। अब बेसिस की भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कि द सब्सटेंस आर कैरेक्टराइज्ड एज ए बेस इफ दे। अब ये क्या होते हैं बच्चों, दे हैव बिटर इन टेस्ट, ये बिटर टेस्ट के होते हैं। बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा। सेकेंड पॉइंट, दे आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न रेड लिटमस solution to the blue litmus solution and they give OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solution। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बात की हमने बेसिस के अंदर, ये बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये सोपी एंड स्लिपरी टच, मतलब काफ़ी सॉफ्ट टाइप में होते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर चेंज करते हैं। ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको आप क्या बोलोगे, बेसिस कहोगे। अब इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, किसके, स्ट्रॉन्ग बेसिस के और वीक बेसिस के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में बच्चों हमने दो एग्जांपल लिए यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और वैसे इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। उसके बाद KOH, इसको हम कहते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, वैसे इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीक बेसिस के एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल पहला हमारे पास NH4OH, जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सेकंड हमारे पास AlOH का होल थ्राइस, दिस इज ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस, दिस इज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास किसके रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। फिर एक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय एल्कली, क्या होते हैं कि दोज बेसिस विच आर सोलेबल इन वाटर, कि वो बेसिस जो पानी के अंदर सोलेबल होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन अल्कली हमारे पास वो दो ही हैं बच्चों, NaOH और KOH, जो यूज़ किए जाते हैं आपके 10th लेवल के अंदर। तो याद रखना आपने कि वो बेसिस जो पानी के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, सोलेबल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द NaOH और KOH, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए अल्कली एसिड। इसको आप अल्कली बेस कहेंगे बेसिकली बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं, ऑल एल्कलीज फर्निश OH नेगेटिव आयंस, जो सभी एल्कलीज होते हैं वो OH नेगेटिव, क्योंकि ये बेस फॉर्म में होते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन। कि दस ऑल एल्कली आर ए बेसिस, जो सभी एल्कली होते हैं वो बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, बट सभी बेसिस एल्कली नहीं होते। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एजर्सन रीजन में ये चीज़ पूछ ली जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बच्चों, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ को इंडिकेट करना। अब एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली कॉल्ड इज ए इंटीग्रेटर आर दी सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट, जो किसको इंडिकेट करेगा, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्या बताएगा बच्चों, इंडिकेटर क्या होते हैं, जब भी हम इनको एसिड और बेस के अंदर डालते हैं तो ये एसिडिटी और बेसिसिटी बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड फोर्थ इज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर की। अब नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मीन्स दे कमिंग फ्रॉम द नेचर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर आर द डाइज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो ये कहाँ से निकला बच्चों, डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्लांट से प्रोड्यूस हुआ, उसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल इंडिकेटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक जूस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो लिटमस होता है वो किस सॉल्यूशन का होता है, वो होता है पर्पल डाई। याद रखना ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये कहाँ से निकलता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन, ए प्लांट बिलोंग टू द डिवीजन ऑफ ए थैलोफाइटा। अब ये इसकी जो ब्रांच है प्लांट की वो कौन सी है, थैलोफाइटा। इट इज़ कॉमनली यूज एज ए एसिड और बेस इंडिकेटर। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका जो कलर रहेगा वो पर्पल डाई रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कि वैन ए लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होगा। इट कलर इज़ ए पर्पल, बट इसका जो कलर होता है बेसिकली बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया, पर्पल कलर का ये होता है। याद रखना ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए।
तो ये हमारे पास था फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। अब नाम से ही पता लग रहा है सिंथेटिक, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैन मेड या लेबोरेटरी। तो देखिए इस केस में कि सिंथेटिक इंडिकेटर आर द डाई प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम ए डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। तो ये लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स के द्वारा। सो दे आल्सो शोज चेंज इन दी कलर विद द चेंज ऑफ ए एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ द मीडियम। तो ये कलर को चेंज करते हैं जब इसको कहाँ डालते हैं आप, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। अब इसके जो एग्जाम्पल हमारे पास है, ध्यान से देखना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड हमारे पास है फिनॉल पैथाइलिन। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर द टू कॉमनली यूज ऑफ ए सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें कलर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस टेबल के अंदर क्या बात की गई है कि कलर ऑफ ए सम इंडिकेटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, कि कलर की बात करेंगे हम इंडिकेटर की जब हम उसको एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया इंडिकेटर, इधर हमने राइट डाउन किया कलर इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर राइट डाउन किया कलर इन ए बेसिक मीडियम। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिटमस की। जो लिटमस इंडिकेटर है यदि आप एसिडिक में डालते हैं तो उसका कलर बनता है रेड, यदि आप उसको बेसिक में डालते हैं तो कलर बनेगा ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं, एसिडिक में डालते हैं तो येलो कलर, यदि बेसिक में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, अभी आपने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल है ये। यदि आपने इसको किस में डाला एसिडिक मीडियम में तो ये रेड कलर आया, बेसिक में डाला तो येलो कलर। उसके बाद वेनिला बेसिकली बच्चों अभी करने जा रहे हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है। यदि एसिडिक में डाला तो रिटेन करता है किसको, स्मेल को, और यदि बेसिक में डाला तो नो स्मेल। उसके बाद हमारे पास फिनॉल पैथाइलिन, अब ये कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर क्या होता है ये पिंक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा थर्ड जो इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसकी डेफिनेशन देखिए पहले कि दोज सब्सटेंस whose odors change in acidic और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड इज ए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, कि ये वो इंडिकेटर है, ये उस टाइप का सब्सटेंस है जो ऑर्डर्स को चेंज करता है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए ऑनियन, वेनिला, क्लोव, दिस इज द 3 एग्जाम्पल फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम, और ये एग्जाम्पल किसके रहेंगे हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट फोर्थ यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है कि these substances is the mixture of a many indicator and shows a different color। देखिए बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर कि ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, मैनी इंडिकेटर का, काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर से मिलकर बना है ये, और ये डिफरेंट कलर शो करता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्शन विद मेटल। जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल के साथ, तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे पहले, फिर बेसिक की करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कि डाइल्यूट एसिड में आपने एग्जाम्पल क्या ले लिया, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। तो क्या बोला गया बच्चों कि यदि हमने एसिड लिया कोई भी डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, जब उसके अंदर मेटल मिला दिया गया तो आपके पास जो फॉर्मेशन बनेगी वो सोल्ट प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब इस केस में देखना है आपने, मेटल हमने क्या लिया, जिंक, जब ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ZnCl2 निकलेगा सोल्ट, और प्लस क्या रह जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए आपने आगे क्या लगाना है, यहाँ पर 2 लगा देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। तो किसकी फॉर्मेशन निकली यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस की। जब किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। अब इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आती है, यदि इसी मेटल को हम HNO3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं फिर हमारे पास हाइड्रोजन गैस नहीं आती, क्योंकि जो HNO3 होता है जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ऑक्सीडाइज ऑफ ए हाइड्रोजन टू कन्वर्ट इनटू ए वाटर मॉलिक्यूल। अभी वो मैं आपको एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए उसको। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी पहले है, फिर उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी की बात करेंगे। तो एक्टिविटी है बच्चों टू डेमोस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब हमने मेटल लिया, मेटल कौन सा ले लिया, जिंक।
जब ये डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ZnSO4 निकलेगा एज ए सोल्ट के रूप में, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल और ए मैच स्टिक नियर ए गैस बबल, इट बर्स्ट विद ए पॉप साउंड, एज द गैस बर्न विद ए पॉप साउंड, इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस। तो क्या बोला बच्चों कि जो हाइड्रोजन गैस निकली बबल्स के रूप में, यदि इसको हमने टेस्ट करना है तो इसको हम कहाँ पर लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल के पास या फिर बर्निंग मैच स्टिक के पास। तो ये बर्स्ट होगी, ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि दिस इज़ ए हाइड्रोजन गैस टेस्ट। ये कौन सा गैस बनी हमारे पास, हाइड्रोजन, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब इसको हम बर्न करते हैं, जो इसके बबल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं। अब इस केस में फिर एक क्वेश्चन फिर आ गया बोर्ड एग्जाम का कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व, कि वैन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कि यदि कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते, वो क्या देते हैं बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। बिकॉज HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओनली 2 मेटल, 2 ही मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। वो कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीशियम और मैग्नीज। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की और मेटल के साथ। अब यहाँ पर हम करेंगे एसिड रिएक्शन विद ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इस केस में सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि डाइल्यूट एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, कि कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर। तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों आपको, सोल्ट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 3 फॉर्मेशन आपको एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलने जा रही है, पहला सोल्ट, सेकंड वाटर, थर्ड इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब नंबर A ली और टेस्ट ट्यूब नंबर B ली। तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर एसिड, एसिड के अंदर क्या मिक्स कर दिया, मेटल कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है Na2CO3, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। अब जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से NaCl निकलेगा 2 टाइम्स, प्लस यहाँ पर H2 है और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल के इसको दे देंगे तो ये वाटर बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकली यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली टेस्ट ट्यूब नंबर A के अंदर। सेकंड हमारे पास, यदि आपने टेस्ट ट्यूब नंबर कौन सा ले लिया, B। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, 2 नाम हैं इसके बच्चों। HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ से NaCl निकलेगा, उसके बाद H और H, 2 हमारे पास H है तो यहाँ पर H2 लिख दिया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल के इसको दे दी तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब वाला जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी कराई। अभी इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया पहले ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑन पासिंग ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू इन द लाइम वाटर। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड इज ए लाइम वाटर। अब जब लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लिमिटेड अमाउंट के अंदर, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जितनी चाहिए, लिमिटेड अमाउंट, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, यहाँ से Ca और यहाँ से CO2 और ये यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी तो ये CaCO3 बन जाएगा, प्लस क्या निकलेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये CaCO3 निकला है, दिस इज़ ए वाइट प्रेसिपिटेट, ये इनसोलेबल सब्सटेंस है, और जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, चोक, मार्बल कहते हैं, या फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसी रिएक्शन के अंदर से हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो फिर क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिख दिया ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहीं से हमने क्या ले लिया, CaCO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें एक्सेस अमाउंट में क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर्मेशन जो हमारे पास बन के आएगी बच्चों, इसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ से Ca 1 टाइम है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 टाइम है, ऑक्सीजन की बात करें तो 6 टाइम है, कार्बन हमारे पास 2 टाइम है। तो ये हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर HCO3 का होल ट्वाइस, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज़ सोलेबल इन वाटर, ये सोलेबल फॉर्म में आया। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, तो इस केस में हमारे पास क्या हुई, मिल्कनेस अपीयर हुई। बट इस केस में क्या हुई, हमारे पास बेसिकली बच्चों मिल्कनेस डिसअपीयर हुई जब हमने क्या लिया, एक्सेस अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया। तो पहले वाले में मिल्कनेस अपीयर हुई, सेकंड वाले में मिल्कनेस डिसअपीयर हुई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक लाइन मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है कि लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट, कि जो भी लाइमस्टोन, चौक या मार्बल होता है वो डिफरेंट फॉर्म होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला अभी आपने किया CaCO3। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रिएक्शन यहाँ पर एसिड की। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास कि रिएक्शन ऑफ ए एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे किसकी, एसिड की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि दोज मेटालिक ऑक्साइड आर इन बेसिक नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, कि जो भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। अब जैसे ही ये मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, सोल्ट एंड वाटर की। अब यहाँ पर मैंने एक बेसिक रिएक्शन आपको लिख के दिखाई जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, कि मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर। अब मेटालिक ऑक्साइड हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। जब ये एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगी। तो सोल्ट प्लस किसकी फॉर्मेशन आई आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो बच्चों फोर्थ रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारे पास है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि क्या होगा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, किसकी फॉर्मेशन आएगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए इस केस में कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव, किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, सोल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एसिड, और यहाँ पर इसमें क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई आपके पास, सोल्ट प्लस वाटर की। अब एसिड के तौर पे आपने HCl ले लिया, बेस के तौर पे आपने क्या लिया, NaOH, तो यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा एज ए सोल्ट और यहाँ से H और इधर OH इज ए वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बेसिस। अब इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्शन ऑफ ए बेसिस विद मेटल, कि बेस की रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, मेटल के साथ। तो डेफिनेशन क्या करोगे कि मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम और लेड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन कौन से अभी आपने पीछे किया, NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एंड इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास क्या निकलेगी बच्चों, इस केस के अंदर सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखिए कि इस केस में हमने क्या लिया, मेटल जिंक, NaOH बेस डाल दिया, तो यहाँ से हमारे पास Na2 टाइम, उसके बाद Zn और यहाँ से ये O2 टाइम, तो ये बन गया हमारे पास सोल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही हमने दूसरी रिएक्शन भी आपके लिए करके दिखाई है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस, ये मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, NaAlO2 निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। प्लस हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिएक्शन है बेस की, कि रिएक्शन ऑफ ए बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अभी हमने बताया था आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये बोला गया कि द ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। अब ये बेसिकली कौन कौन से हमारे पास जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो आपके 10th लेवल में काम आने वाले, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड किसकी फॉर्मेशन देंगे आपको, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ से मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी रिएक्शन बना रखी हैं इनकी। पहला हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर या फिर स्लेक्ट लाइम। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, कैल्शियम सल्फाइड, CaSO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल।
ऐसे ही NaOH ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास जो बेस रिएक्शन थी कि बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर, किसकी फॉर्मेशन आई बच्चों, सोल्ट एंड वाटर की। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव ए कॉमन, कि एसिड और बेस के अंदर क्या क्या कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑल एसिड हैव ए H पॉजिटिव आयंस इन कॉमन, कि एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं, और यदि बेस की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस कॉमन होते हैं। कि ऑल एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन ए सॉल्यूशन, कि जो सभी एसिड होते हैं बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। इसी से उसका क्या पता लगता है कि एसिडिक करेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो जाती है। कि ऑल बेसिस हैव ए OH नेगेटिव आयंस इन कॉमन, तो आपको पता लग गया एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन। तो ये दोनों चीज़ कॉमन होती हैं किसके अंदर, एसिड और बेस के अंदर। फिर हमारे पास कि सिंस आयंस आर द कैरीज ऑफ ए चार्ज इन ए सॉल्यूशन, कि जो आयंस होते हैं वो कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं बच्चों, चार्ज को। चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें कैटायन और एनायन की बात होती है। एंड ऑल एसिड एंड बेस प्रोड्यूस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जो सभी एसिड और बेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कि देयर फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बोथ एसिड एंड बेस आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं ताकि इनमें से करंट पास हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो एसिड और बेस होते हैं दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द आयंस आर प्रोड्यूस। अब यहाँ पर है हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से आपने करनी है बच्चों। एक्टिविटी क्या है कि टू डेमोस्ट्रेट कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड एंड बेस आर ए गुड कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, कि हमने क्या डेमोस्ट्रेट करना है कि जो एसिड और बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या देखना है, ये पहले डायग्राम देखिए। हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या लगाया, एक कॉर्क लगाई, कॉर्क के अंदर हमने 2 नेल को डिप कर दिए, यहाँ पर लगा दिया। उसके साथ हमने एक वायर को जोड़ दिया। यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो छोटे वाला होता है ये दिस इज़ ए नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो बड़े वाला होगा दिस इज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल। अब उसके साथ आपने एक बल्ब लगाया, फिर आपने यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। बैटरी 6 वोल्ट की है, दिस इज़ ए बल्ब, दिस इज़ ए स्विच। अब ये हमारे पास बीकर था, ये हमारे पास नेल है, और दिस इज़ ए कॉर्क। अब इसके अंदर जो आपने सॉल्यूशन ले लिया वो किसका सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl एसिड का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसको हम डिफरेंट टाइप से करके देखेंगे सेम एक्टिविटी को, कि देखिए अब इसमें सबसे पहले कि प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने पहला सॉल्यूशन कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड फोर्थ इज ए ग्लूकोज, एंड फिफ्थ इज ए इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इसको इथाइल ग्लाइकोल कह देते हैं। अब इस केस में बच्चों सबसे पहले टेक 100 ml बीकर एंड प्लेस ए रबर कॉर्क एट दी बॉटम, यहाँ पर आपने रबर कॉर्क लगा दी, 100 ml का बीकर लिया आपने। उसके बाद फिक्स ए 2 आयरन नेल, आपने 2 आयरन नेल को फिक्स कर दिया किसके अंदर, कॉर्क के अंदर, एंड कनेक्ट विद किसके साथ कनेक्ट किया, 6 वोल्ट बैटरी के साथ, और उसके साथ आपने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया और एक स्विच लगा दिया। उसके बाद वो क्या कहता है कि नाउ टेक डाइल्यूट HCl इन द बीकर, फिर हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट HCl लेते हैं बीकर के अंदर, कि सच द नेल आर इमर्ज इन द सॉल्यूशन, कि जो नेल है ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जानी चाहिए, डीप हो जानी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद स्विच ऑन द करंट, जैसे ही करंट को पास करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएगी कि जो बल्ब लगा था वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास जो कॉन्क्लूजन निकल के आता है, तो कॉन्क्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया, इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर जाता है, मतलब उसमें से करंट पास हो जाता है। हैंस द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, तो किसकी वजह से करंट पास हुआ, जब उसमें आयंस एग्जिस्ट थे। तो यहाँ पर HCl एक्वस फॉर्म था, जब इसमें से करंट पास किया तो ये किस में डिसोसिएट हो गया, आयंस में, कैटायन और एनायन के अंदर। तो इस एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन, कि रिपीट द एक्टिविटी विद डाइल्यूट H2SO4, या फिर हमारे पास बेस ले लिया आपने NaOH, कि दीज सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं दोनों सॉल्यूशन, कि द सॉल्यूशन
एसिड और बेस आर ए गुड कंडक्टर। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा बच्चों कि जो भी एसिड और जो भी बेस होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होके वो कैटायन और एनायन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही उनमें करंट पास होता है वो आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम एक्टिविटी करेंगे किसके साथ बच्चों, यही एक्टिविटी को रिपीट करेंगे किसके साथ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास C6H12O6। फिर हमने ले लिया इसी के अंदर फिफ्थ सॉल्यूशन जो हमने अभी बताया आपको, इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है। कि वी ऑब्जर्व दैट कि बल्ब डज नॉट ग्लो। तो इन दोनों सॉल्यूशन के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इट मीन्स दैट, इससे यहाँ से हमें क्या पता लगा कि द सब्सटेंस डू नॉट डिसोसिएट। ये जो सब्सटेंस थे हमारे पास ग्लूकोज और अल्कोहल, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हुए। आयंस का मतलब इन्होंने H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस नहीं दिए। कि वैन डिजोल्व इन वाटर, जब इनको आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो इनके अंदर से करंट पास नहीं हुआ। और यदि करंट पास नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट नहीं किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रही आपके एग्जाम के लिए जो मैंने अभी आपको कराई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। कि यदि हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में लेते हैं तो क्या होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसके अंदर कि एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। जो एसिड हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, जब उसको हम वाटर की प्रेजेंस में लेते हैं। H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी H पॉजिटिव आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट एज, किसकी फॉर्म में करते हैं बच्चों, H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। याद रखना आपने, हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव एसिड से आए, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हाइड्रोनियम आयंस, जिसको हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव। ऐसे ही हमने HCl ले लिया वाटर के अंदर, तो यहाँ से एक H इसके पास आएगा हाइड्रोनियम आयंस, प्लस क्या निकलेगा, Cl नेगेटिव। अब इस केस में ऐसे ही हम सेम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। कि बेस वैन डिजोल्व इन वाटर गिव क्या देंगे बच्चों, OH नेगेटिव आयंस। जैसे हमारे पास NaOH लिया, वाटर मॉलिक्यूल इसमें डाल दिया, तो यहाँ से ये डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के रूप में। ऐसे ही आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया MgOH का होल ट्वाइस, वाटर मॉलिक्यूल डाला तो ये डिसोसिएट हो गया Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई बच्चों जो अभी आपने थोड़ी देर पहले की थी कि बेसिस जो होते हैं वो सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एल्कली। कि वाइल डाइल्यूटिंग टू एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट ऑल एसिड शुड बी एडिड टू वाटर। कि जो एसिड है उसको आप वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं, नॉट वाटर टू द एसिड। और जो वाटर है उसको आप एसिड में नहीं डाल सकते, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ऑफ ए एसिड और बेस इन वाटर इज़ ए हाईली एक्जोथर्मिक। क्योंकि यदि आप किसी भी एसिड और बेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो वो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन अक्कर होती है, जिसके अंदर से जो आपका बीकर है वो फट सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट मेंशन किया आप सभी के लिए, इफ़ वाटर इज़ एडिड टू एसिड, यदि वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, द हीट जनरेटेड, उस केस में क्या होती है बच्चों, हीट जनरेट होती है, मे कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश। तो इससे जो मिक्सचर है वो बाहर निकल सकता है, कोज बर्न एंड गैसेस कंटेनर में बी ब्रेक। तो इस केस में क्या होगा, जो गैसेस कंटेनर है वो फट सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अब इस केस में देखिए, एडिंग वाटर टू द एसिड में भी कोज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, तो मिक्सचर जो है वो बाहर निकलेगा और इससे क्या होगा, जो ग्लास कंटेनर है आपका वो ब्रेक हो जाएगा। अब इस केस में एक फिर क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1 मार्क्स डेफिनेशन। डाइल्यूशन क्या होता है, कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ए कंसंट्रेशन of ions, hydronium ions, OH negative ions per unit volume, such this process is known as a dilution। तो देखिए बच्चों ये डेफिनेशन क्या है कि जब भी हम एसिड और बेस को वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डालते हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन है किसकी, एसिड की और बेस की, वो डिक्रीज हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर हमारे पास रिएक्शन आ गई बच्चों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या रहेगी कि द रिएक्शन ऑफ ए एसिड विद बेस
टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस, किसकी फॉर्मेशन आई, सोल्ट प्लस वाटर की। अब एसिड हमने क्या ले लिया, HCl, बेस हमने क्या लिया यहाँ पर NaOH, तो Na के साथ Cl, सोडियम क्लोराइड निकला सोल्ट की फॉर्म में, HOH हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। सेम रिएक्शन एक और कराई मैंने यहाँ पर, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस बेस NaOH, तो यहाँ से NaNO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इस केस में फिर एक MCQ क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड और बेस इज ए एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होता है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इसको नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना इसके अंदर रिडक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और ए बेस सॉल्यूशन, कि कैसे कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और क्या कोई भी सॉल्यूशन बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या रीजन है इसका, देखिए अब कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और ए बेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो पावर होती है किसकी, एसिड की और बेस की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, एसिड के केस में तो H पॉजिटिव आयंस, बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस बाय देम इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपर क्वेश्चन है फिर बोर्ड एग्जाम का। इफ़ वी कंपेयर HCl एंड एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, इन द सेम कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन आपने क्या ले ली, सेम, तो उसको हमने बोल दिया से 1 मोलर। M का मतलब है यहाँ पर बच्चों मोलर, ये कंसंट्रेशन की SI यूनिट होती है। अब इस चीज़ में ये पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, देन दीज प्रोड्यूस ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस। तो जो दो आपने अभी एसिड लिए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और एक कौन सा लिया था बच्चों, वीक एसिड। अब इस केस में जो हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन आई, तो वी से दैट हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दिस इज ए स्ट्रोंगर एसिड एज कंपेरिजन ऑफ ए एसिटिक एसिड बिकॉज दे गिव मोर H पॉजिटिव आयंस। जो हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड था उसने H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा दिए एज कंपेरिजन ऑफ किससे, एसिटिक एसिड से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है pH, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन pH, P स्टैंड फॉर द जर्मन वर्ड, जिसको क्या कहते हैं, पोटेंज कहते हैं। अब विच मीन्स द स्ट्रेंथ, पोटेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब पावर। एंड H स्टैंड फॉर इज ए हाइड्रोजन आयन, तो H का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन। तो क्या बोला गया कि जो हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, pH कहते हैं। अब इस केस में कि दस pH इन ए वे ऑफ इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन गई यहाँ से, द कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज ए pH, उसको आप क्या बोलोगे, pH कहोगे। अब जो pH है बेसिकली बच्चों, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जैसे NTSC एग्जाम होते हैं, ये ओलंपियाड एग्जाम होते हैं या TSC एग्जाम होते हैं, कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए 10 टू विच इट मस्ट बी रेज in order to express the hydrogen ions concentration of the solution in a mole per liter। जो ये फॉर्मूला बनता है बच्चों, दिस इज ए, ये बड़ी ब्रैकेट को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, और किसकी कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयंस की एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव, ये हमने लिखा नेगेटिव एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस pH के। अब यहाँ पर एक पॉइंट फिर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि दस हायर द H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन लोअर इन दी pH वैल्यू, कि जितनी ज़्यादा H कंसंट्रेशन की पावर होगी उतनी लोअर क्या होगी, pH वैल्यू, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आ गया बच्चों, pH स्केल क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ए स्केल फॉर मेजरिंग, किसको मेजर करता है ये, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज ए pH स्केल। अब ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH, जर्नली 0 की वो वैल्यू होती है वो वेरी एसिडिक होती है, और जो 14 होती है उसकी वेरी एल्केलाइन, मतलब बेसिक फॉर्म में होती है। कि जो हमारे पास pH स्केल होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने बनाया
ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 14 तक। तो 0 पे एसिडिक होता है, 14 पे वेरी बेसिक होता है, 7 पे ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी 0 के केस में, 14 के केस में बेसिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज। जब यहाँ हम 7 से इधर की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज क्या होती है, H पॉजिटिव आयंस कंसनट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सारे एसिड हैं। जब इधर से इधर चलते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस केस में पहला पॉइंट कि न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर हैव ए पीएच ऑफ ए 7, कि जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है या वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। कि जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा बेसिकली बच्चों, लेस देन 7, 7 से कम होगा, 0, 1, 2, 3 के बीच में होगा। जो हमारे पास एल्केलाइन या फिर इसको क्या बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगा, मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होगा, 8, 9, 10 ऐसे होगा। तो ये हमारे पास था पीएच स्केल। अब यहाँ पर फिर हमारे पास एक पॉइंट है बच्चों कि मोर एसिडिक सॉल्यूशन लोअर इज़ द पीएच वैल्यू। जो भी मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, हमेशा कम होगा। अब आपके लिए एक टेबल बनाई हमने, इसके अंदर कुछ पीएच वैल्यू जो अप्रोक्स हमने ली हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले 1 मोलर HCl ले लिया आपने, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.0। 1 मोलर NaOH जो बेसिक फॉर्म में होता है उसकी वैल्यू होती है 14.0। स्लाइवा बिफोर मील तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो 7.5 होगी। स्लाइवा आफ्टर मील इसकी जो पीएच वैल्यू होगी 6.0। जो लेमन जूस है इसकी वैल्यू 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में होती है। यदि कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू 6.0 होगी। कैरेट जूस की यदि बात करते हैं तो इसकी जो पीएच वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5 से लेकर 6 के बीच में होगी। जो कॉफ़ी होती है उसकी जो पीएच वैल्यू है 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में। टमाटो जूस 4 से लेकर 4.4 के बीच में। टैप वाटर की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, इसकी वैल्यू पीएच होती है 7। नेक्स्ट हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बेसिक फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस होता है, इसकी पीएच वैल्यू 10 होगी। मिल्क की बात करें इसकी पीएच वैल्यू 6.5 होगी। सी वाटर की बात करें इसकी पीएच वैल्यू 8.5। तो ये टेबल आपने लर्न कर लेनी है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ए पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि जो इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व, कि जो पीएच की वैल्यू है हमारे डेली लाइफ के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, कि जो सभी प्लांट और एनिमल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू सेंसिटिव होती है। तो देखिए सबसे पहले आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज, जो हमारी बॉडी है वो पीएच रेंज किस पे कार्य करती है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ ए पीएच चेंज, कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव ओनली कब तक कर सकते हैं बच्चों, जब लिटिल बिट चेंज होता है किसके अंदर, पीएच वैल्यू के अंदर, जो आपने अभी गिवन वैल्यू पीएच की बात की। कि व्हेन ए पीएच ऑफ ए रेन वाटर लेस देन 5.6, यदि जो पीएच वैल्यू है रेन वाटर का किससे कम हो जाता है 5.6 से, दिस इज कॉल्ड इज ए एसिड रेन, उसको आप क्या बोलोगे, एसिड रेन। कि व्हेन ए एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जैसे ही एसिड रेन कहाँ पर फ्लो करेगी, रिवर के अंदर, इट्स लोअर द पीएच ऑफ ए रिवर वाटर, जो पीएच वैल्यू है किसकी, रिवर वाटर की, उसको वो कम कर पाएगी। द सर्वाइवल ऑफ ए इक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकेम बी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर जो भी इक्वेटिक लाइफ्स हैं जैसे जिसके अंदर फिश है तो उनके लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पीएच वैल्यू काफ़ी सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पीएच ऑफ द सॉइल। अब प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच ऑफ द सॉइल, कि जो भी प्लांट्स हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो भी स्पेसिफिक रेंज होती है फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रो टू एल्केलाइन और टू एसिडिक सॉइल, कि जो प्लांट्स हैं वो ना ग्रो कर पाएंगे जब कोई एसिडिक फॉर्म में होता है या फिर कोई बेसिक फॉर्म में होता है। कि द सोइल में भी एसिडिक, यदि कोई भी मिट्टी एसिडिक फॉर्म में हो जाती है, बेसिक फॉर्म में हो जाती है तो प्लांट की ग्रो नहीं हो पाती। किसके कारण होता है बेसिकली बच्चों, ये ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर आल्सो इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑफ ए सॉइल। तो कौन इफेक्ट डालते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर डाले जाते हैं। अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने स्टार लगा रखे हैं, बोर्ड एग्जाम का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों ये। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, यदि जो सॉइल है वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है, देन इट्स पीएच कैन बी रेज बाय एडिंग, तो उसमें क्या डाला जाता है बच्चों, बेस डाल दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या फिर स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कि विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द सॉइल, जो क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली इफ़ द सॉइल इज़ टू एल्केलाइन, यदि कोई मिट्टी एल्केलाइन बेसिक फॉर्म में चली जाती है, देन इट पीएच
बी क्या हो जाएगा लोअर। बाय एडिंग फिर क्या डालेगा उसके अंदर जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों CaSO4 का CaSO4.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कि विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अल्कली प्रेजेंट इन दी सॉइल। तो देखो मैंने क्या बोला, यदि मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्या डालते हैं हम बेसिक डालते हैं जिसको हम लाइम और क्विक लाइम कहते हैं या फिर स्लिक लाइम। यदि मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों बेसिक हो जाती है तो फिर उसमें क्या डालते हैं आप जिप्सम डाला जाता है, ये याद रखना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका कि पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि ओवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड, जो हमारा स्टमक है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है विच हेल्प इन डाइजेशन। किसके लिए बच्चों, डाइजेशन के लिए, जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसका पहला पॉइंट कि ड्यूरिंग इंजेशन कि स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिडिक एंड कोज पेन एंड इरिटेशन, कि जब भी हम इंजेक्शन करते हैं तो स्टमक क्या प्रोड्यूस कर देता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमारे स्टमक के अंदर पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कि टू गेट राइड ऑफ दिस पेन, तो इस पेन से बचने के लिए कि पीपल यूज़ ऑफ ए एंटासिड, क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एंटासिड जिसको हम बोलते हैं माइल्ड बेस, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो भी एक्सेस एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रल करने के लिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 4 पॉइंट कि पीएच चेंज एज ए कोज ऑफ ए टूथ डिके, जो भी हमारे दांत होते हैं इसके अंदर यदि पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका भी क्या रीज़न रहेगा कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ ए माउथ इज़ लोअर देन ऑफ ए 5.5, कि जब हमारे माउथ के अंदर पीएच वैल्यू किससे कम हो जाती है बच्चों, 5.5 से कम हो जाती है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाते हैं। कि टूथ इनेमल्स मेड ऑफ किसके बने होते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसका फॉर्मूला क्या है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कि डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कोरोड्स, कि when pH is lower than of a 5.5 due to the acid produced by the degradation of a food particle by bacteria। तो क्या बोला गया है बच्चों इसके अंदर कि जो टूथ इनेमल है वो किसका बना है, कैल्शियम फॉस्फेट का। वो बेसिकली पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता बट उस पर कोरोड्स हो जाता है, कोरोड का मतलब उसमें कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है जब उसका pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है कि जो भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं वो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर एज इट इज़ रह जाते हैं, उससे हमारे टीथ के अंदर जो है कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में हम फिर क्या यूज़ करेंगे बच्चों, बेसिकली बेस यूज़ करेंगे। तो यूजिंग ए टूथपेस्ट टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, तो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे ताकि जो माउथ के अंदर कैविटी ना बने, टूथ डिके ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू ए केमिकल वारफेयर। अब हैव यू एवर सीन स्टंग बाय ए हनी बी। अब देखिए बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पर, कभी आपने देखा है कि कोई भी हनी बी स्टंग करती है, जब आपको काट लेती है तो उस केस में क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। तो उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए बी स्टंग लीव एन एसिड विच इज़ कोज ऑफ ए पेन, जब भी बी स्टंग करती है कोई भी लीव कौन से, अभी हमने बताया नेटल लीव्स, कि एन एसिड इज़ ए कोज ऑफ ए पेन, उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। यूज़ ए माइल्ड बेस, तो क्या यूज़ करते हैं उस केस के अंदर, माइल्ड बेस लाइक इज़ ए बेकिंग सोडा ऑन दी स्टंग एरिया, जो भी स्टंग जहाँ पर वो काटी है वहाँ पर बेकिंग सोडा को लगा दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रल कर सके। कि उसके बाद है बच्चों यहाँ पर गिव ए रिलीफ एंड द स्टिंगिंग हेयर नेटल लीव्स इंजेक्ट ऑफ ए मिथेनोइक एसिड। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी MC क्वेश्चन के लिए। मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका फॉर्मूला HCOOH, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसका कारण क्या है बच्चों, बर्निंग पेन। तो यहाँ से बर्न पेन होना स्टार्ट हो जाता है जब भी कोई बीज काटती है आपको, नेटल लीव्स काटते हैं, याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके अंदर हमने सभी सोल्ट्स की बात करनी है, जिसमें हम बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, उसके बाद वाशिंग सोडा पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कि मोर अबाउट ऑफ ए सोल्ट, कि सोल्ट आर ए आयनिक कंपाउंड, जो भी सोल्ट होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कि फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कैसे बने, कैटायन और कैटायन से बने और एनायन से बने। बस आपको ये बता देता हूँ कि जो ये हमारे पास सोल्ट बने हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन किसका होता है, कैटायन का और एनायन का। अब यहाँ पर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही सेम है बच्चों। कि सोल्ट आर जनरली फॉर्म्ड
व्हेन एसिड और बेस न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, जब एसिड और बेस आपने ले लिया तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये सोल्ट बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जो इसका पीएच वैल्यू होता है बेसिकली बच्चों सोल्ट का कितना होता है 7 होता है। तो अदर हैंड हम इसमें एक एग्जांपल फिर आपके लिए लेके आए हैं कि सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस आर एसिडिक, कि यदि हमने जो सोल्ट बनाया वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बनाया तो वो क्या बना मोर एसिडिक बना, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा लेस देन 7 होगा। यदि हमने क्या बनाया स्ट्रॉन्ग बेस लिया और वीक एसिड ले लिया तो वो किस नेचर का होगा बेसिक इन नेचर का, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा मोर देन 7 होगा। अब हमारे पास यहाँ से सोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों सारे के सारे कि केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सोल्ट। पहला हमारे पास है सोडियम क्लोराइड जिसको हम लिखते हैं NaCl। अब इस सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसको हम टेबल सोल्ट भी कहते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है NaCl। अब यहाँ से देखिए बच्चों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है रॉक सॉल्ट। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि सी वाटर कंटेन मैनी सोल्ट्स, कि जो सी वाटर होते हैं वो कंटेन करते हैं काफ़ी ज़्यादा सोल्ट्स को, डिजोल्व इन इट एंड सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस। तो वहाँ से इस सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को आपने सेपरेट करना है। अब उसी प्रोसेस के द्वारा आपको क्या मिलता है यहाँ पर रॉक सॉल्ट मिलता है। तो देखिए सो डिपॉजिट ऑफ ए सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन दी सेवरल पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड, कि जो डिपॉजिट सॉलिड सॉल्ट है वो पाया जाता है कहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ ए वर्ल्ड के अंदर, कि दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटी। जो वहाँ पर आपको मिलता है ये बेसिकली डिफरेंट वर्ल्ड पार्ट के अंदर जिसको क्या बोलते हैं लार्ज क्रिस्टल, ऑफन ए ब्राउन कलर का होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं रॉक सोल्ट कहते हैं। कि बेड ऑफ ए रॉक सोल्ट वर फाउंड व्हेन ए सी ऑफ ए बायोगेन इज ड्राई अप, कि जैसे सोल्ट 1 बाय 1 एक लेयर के रूप में जमता चला जाता है तो वहाँ से आपके पास एक रॉक्स बन जाते हैं और वो फिर सूखने के बावजूद किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों रॉक सॉल्ट की फॉर्म में। ये किसकी तरह होता है माइन लाइक इज ए कोल की तरह। फिर हमारे पास आ जाते हैं बच्चों कॉमन सोल्ट, अभी आपने पढ़ा जिसका फॉर्मूला क्या था NaCl। अब ये एक रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है कि द कॉमन सोल्ट दस ऑब्टेन्ड इज द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ए वेरियस मटेरियल ऑफ डेली लाइफ या डेली यूजेस सच एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। कि जो अभी आपने पढ़ा NaCl एक रॉ मटेरियल का काम करता है किसी भी केमिकल को बनाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को बनाने के लिए। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम का जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है NaOH। अब इसका जो कॉमन नेम है इसको हम बोला जाता है बच्चों कास्टिक सोडा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास सबसे पहले कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इन दी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड। अब ये जो एक्वस फॉर्म होती है सोडियम क्लोराइड की इसको हम क्या कहते हैं बच्चों ब्राइन कहते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब सबसे पहले देखिए डेफिनेशन कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है किसके अंदर से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड के अंदर से, इट डिकम्पोज टू फॉर्म इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहेंगे बिकॉज द प्रोडक्ट आर फॉर्म, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इस केस के अंदर वो क्या बना क्लोर फॉर किसके लिए है क्लोरीन के लिए, एल्कली फॉर किसके लिए है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो रिएक्शन आपने एज इट इज़ ही लर्न करनी है। 2NaCl एक्वस ले लिया जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ब्राइन कहते हैं, प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर। जब इसके अंदर से आपने करंट को पास किया या इलेक्ट्रिसिटी को आपने पास किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आपने यहाँ से पास किया तो ये किस में डिकम्पोज हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप कास्टिक सोडा बोलोगे, प्लस कौन सी गैस निकली क्लोरीन गैस निकली, प्लस कौन सी गैस निकली हाइड्रोजन। अब क्लोर का मतलब क्या होता है क्लोरीन गैस, एल्कली का मतलब क्या होता है NaOH। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों कौन कौन सी गैस आपके पास निकली, एक तो क्लोरीन गैस निकली और एक हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एट एनोड पे तो क्लोरीन गैस जाएगी और यदि कैथोड की बात करें तो उस पर हाइड्रोजन गैस। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इज फॉर्म नियर बाय द कैथोड, ये कैथोड के बिल्कुल पास में आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन गैस के पास, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजेस हैं, इनके यूजेस भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आप क्लोरीन का यूज़ कहाँ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, PVC के लिए, डिसइंफिकेटेंट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए और पेस्टिसाइड के अंदर इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन का यूजेस है बच्चों फ्यूल्स के अंदर, उसके बाद मार्गरीन के अंदर और एमोनियम फॉर ए फर्टिलाइज के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट NaOH की बात करें तो डिग्रेजिंग मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, सोप डिटर्जेंट के लिए यूज़ किया जाता है, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की डेफिनेशन करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ए क्लोरीन ऑन ए ड्राई स्लेक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या है CaOH का होल ट्वाइस। कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको बच्चों, CaOCl2, कि थ्रू द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो देखो क्या बोला गया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब हमने क्लोरीन गैस को किस में से पास कर दिया, ड्राई स्लेक लाइम के अंदर से पास कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। और जो इसकी कंपोजिशन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये हमारे पास नीचे इसकी रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया जिसको हम बोल रहे हैं ड्राई स्लेक लाइम, क्लोरीन गैस को पास किया तो यहाँ से Ca और यहाँ से एक O निकाल लिया और यहाँ पर Cl2 लगा दिया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यही हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले कि फॉर ए ब्लीचिंग कॉटन के लिए एंड लाइन इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ए ब्लीचिंग वुड पल्प इन दी पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन दी लॉन्ड्री के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फॉर ए फ्री जम्स, और जो पानी पीने के लिए होता है उसके अंदर जो भी जम्स होते हैं उनको किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। इस पे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आज आपको बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे ये भी। तो बेकिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका होता है NaHCO3। अब इसका जो केमिकल नेम होगा सोडियम, और ये H है तो हाइड्रोजन और CO3 है तो कार्बोनेट, तो क्या नाम बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का सेकंड नेम है हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन कि द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग ए टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एंड सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर ए फास्टर कुकिंग। तो जो बेकिंग सोडा है ये कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं, किचन के अंदर क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, और सम टाइम इसको फास्ट कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग ए सोडियम क्लोराइड एज द वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सोडियम क्लोराइड के द्वारा, वो एक रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन इसकी क्या रहेगी बच्चों, NaCl ले लिया आपने, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला फिर NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या निकला आपके पास NH4Cl, जिसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। अब इसका जो एक नाम है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड इज ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट बोला जाता है। माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट कहते हैं किसको, बेकिंग सोडा को। अब इसकी जो सेकंड रिएक्शन है ये बोर्ड के लिए टॉपर रिएक्शन है बच्चों, कि द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। यदि बेकिंग सोडा को जब आप कुकिंग के समय हीट करते हैं तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर प्लस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों यूजेस ऑफ ए बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से क्या बनता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बेकिंग पाउडर बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, कि बेकिंग सोडा से आपने क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना है। कि विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर बच्चों, बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडेबल एसिड सच एज ए टार्टेरिक एसिड। अब देखिए आपने क्या बोला कि जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे बना, वो बेकिंग सोडा मिक्सचर लिया और उसमें क्या डाल दिया आपने, ऑर्गेनिक एसिड जो हम खा सकते हैं जैसे टार्टेरिक एसिड। कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जैसे ही हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, मिक्स इन वाटर, तो उसको हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे या फिर उसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, NaHCO3 ले लिया, H पॉजिटिव डाला, कहाँ से आया ये, टार्टेरिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से आया। तो ये डिकम्पोज हो गया, किस में डिकम्पोज हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ ए एसिड के रूप में ये डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो रिएक्शन बनी वो किसकी बनी, बेकिंग पाउडर की रिएक्शन तैयार हो गई।
नेक्स्ट इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली बच्चों इसका यूजेस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कोज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, कि जो भी हम ब्रेड बनाते हैं, जो भी केक बनाते हैं, उसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका जो रहेगा यूजेस के अंदर बच्चों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज एज ए इंग्रेडिएंट इन ए एंटाएसिड। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? एंटाएसिड के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड ए रिलीफ, कि जो भी हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड हो जाता है उसको ये रिलीफ करता है, उसको ये बेसिकली न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूजेस है इसका थर्ड, इट इज़ यूज एज ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये याद रखना बच्चों, ये सोडा फायर जो सोडा एसिड फायर होती है उसको बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यदि इसके केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, ये लिखती है सोडियम कार्बोनेट, 10 को लिखते हैं डेका और वाटर को लिखते हैं बच्चों हाइड्रेट। तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, या फिर Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज ए वॉशिंग सोडा, इसको हम वॉशिंग सोडा कहेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ ए बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बना? जब हमने बेकिंग सोडा को हीटअप किया, कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट गिव ए वॉशिंग सोडा। जब नहीं फर्दर आपने इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया किसको? सोडियम कार्बोनेट को, तो किसकी फॉर्मेशन दे दी आपको? वॉशिंग सोडा की। अब इसका जो सेकंड नेम है बच्चों, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेसिक सोल्ट कहते हैं। अब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के अंदर आपने 10 मॉलिक्यूल वाटर डाल दिया, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास? Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस इज़ ए वॉशिंग सोडा, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं। अब इसके जो यूजेस होंगे वॉशिंग सोडा के, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? फर्स्ट पॉइंट कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा यूज़ इन ए गिलास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिसको बोरेक्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर ए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग ए परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर, कि जो पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडे का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, फोर्थ पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaSO4.2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद डाई हाइड्रेट। कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेज ए वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम इज ए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड इज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये डेफिनेशन रहेगी हमारे पास। अब इसकी रिएक्शन देखिए आप, हमने क्या लिया? कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लिया जिसको हम जिप्सम कहते हैं, 373 केल्विन पे आपने हीट किया, तो यहाँ से बच्चों 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकल गया और हमारे पास क्या रह गया? CaSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलोगे आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बोर्ड एग्जाम का, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ए वाइट पाउडर, कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक वाइट पाउडर होता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, जब इसमें फर्दर वाटर मॉलिक्यूल डाल देते हैं, इट चेंज टू द जिप्सम, ये वापस किस में चला जाता है? जिप्सम में बन जाता है वंस अगेन, गिविंग इज ए हार्ड सॉलिड मास। बट ये जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये हार्ड बन जाता है, जो जिप्सम होता है ये बेसिकली हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन हमारे पास CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर क्या डाल दिया? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिप्सम के अंदर, जो क्या बन गया? हार्ड सॉलिड मास बन गया। अब इसी के अंदर व्हेन ए जिप्सम इज़ हीटेड मोर देन 400 केल्विन, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं किस पर? मोर देन 400 केल्विन पर, इट लॉसेज ऑल वाटर मॉलिक्यूल, जो भी इसके अंदर ये सारा पानी है उसको ये ख़त्म कर देगा। बिकेम एनहाइड्रस, क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, जिसको क्या बोला जाता है? डेड बर्न्ड प्लास्टर कहा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट .2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दिस इज ए जिप्सम, इसको आपने हीट किया 400 केल्विन पे, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास? कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस की फॉर्म आ गई, जिसके अंदर कोई भी पानी नहीं है।
एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बच्चों, एब्सेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, आपने याद रखना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कि यूजेस ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि सबसे पहले द डॉक्टर यूज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर स्पॉटिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, कि जो डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं किसके लिए बच्चों, स्पॉटिंग ए फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए राइट पोजीशन पर। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए टॉयज़, इसके टॉयज़ बनते हैं, चौक बनते हैं, मटेरियल फॉर ए डेकोरेशन भी इसकी बनती है। लास्ट टॉपिक इज़ आर द क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्ट रियली ड्राई, कि जो भी क्रिस्टल होते हैं क्या वो रियली में ड्राई होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये डेफिनेशन भी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट, कि किसी भी एक फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर वाटर की मात्रा क्या होती है, फिक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इस केस में फिर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर पानी की मात्रा होती है, कोई ना कोई फिक्स होती है, उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। और एनहाइड्रस जिसके अंदर कोई भी पानी नहीं होता उसको एनहाइड्रस सॉल्ट कहा जाता है। तो देखिए कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट इन विच ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि किसी भी सॉल्ट के अंदर तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट करते हैं, जिसमें पानी की मात्रा फिक्स होती है, उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऐसे ही हमारे पास एनहाइड्रस कि ऑन दी अदर हैंड सम सॉल्ट आर ए एनहाइड्रस, जिसके अंदर क्या होती है, एब्सेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास एग्जांपल है बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट के, क्या ले लिया हमने, CuSO4.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पानी की मात्रा फिक्स है 5 मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं, जिसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सेकंड हमारे पास है फेरस सल्फेट .7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल कहते हैं, ये हमारे पास हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ऐसे ही Na2CO3.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी वेट है क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा फिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही हमने एग्जांपल किसका ले लिया, एनहाइड्रस सॉल्ट का। एनहाइड्रस में हमने किसका लिया बच्चों, कॉपर सल्फेट का ले लिया। एनहाइड्रस में हमने किसका ले लिया, FeSO4 का, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, नोट के रूप में लिखा मैंने कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई contain a water of crystallization when we heat the crystal this water remove and the salt will be turned। तो यहाँ से बच्चों ये तो थी डेफिनेशन। अब आपको मैं सिखाता हूँ। हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया 5 मॉलिक्यूल वाटर, तो इसका जो कलर था वो ब्लू कलर था, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो यहाँ से 5 मॉलिक्यूल वाटर के निकल गए, तो सिर्फ हमारे पास क्या बना, कॉपर सल्फेट बना प्लस 5 मॉलिक्यूल अदर, ये वेपर की फॉर्म में निकल गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का आया, वाइट कलर का। पहले क्या था, ये ब्लू कलर था जब इसमें पानी था, और जब पानी निकल गया तो ये वाइट कलर में चेंज हो गया। तो ये था बच्चों हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ में मैंने क्वेश्चन भी बताए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।